हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोइद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की पॉलिटी क्लासेस चल रहा है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और आज पॉलिटी क्लास थर्ड है और एक क्लास लगेगा शायद जिसमें हम ढेर सारे एमसीक्यूज करेंगे। आज के क्लास में जो टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक रह गया होगा तो उसको उसमें कवर हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके लिए भी हेल्प हो जाए, क्योंकि आप अगर टेस्ट में सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको हैबिट बना रहेगा, ठीक है। तो अगर लास्ट क्लास कोई भी नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ देखो, और उसके लिए उसके पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोडेड है, प्लीज़ जाओ टेलीग्राम में भी ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। चलो 8 पावरफुल वर्ड्स जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रांग, नेवर गिव अप, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड, कीप स्माइलिंग। देखो, इन 8 वर्ड अगर आपके पास हो तो आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे और आपके लिए आपका सक्सेस बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो प्लीज़ आप स्माइल करते रहे, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो। और किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लो इस जर्नी में बहुत ही पेशेंस चाहिए होगा, अगर खुद पे बिलीव है तो आप डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जो रहेगा टॉपिक उसको कवर करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि छूट गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से मैं ओवरऑल कवर कर चुका हूँ। तो जो भी टॉपिक रहेगा मुझे लगता है तो वो मैं एमसीक्यूज में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में आता है और पार्ट 20 में। आर्टिकल 368 इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अमेंडमेंट, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या रखा है, थोड़ा रिजिड रखा है और थोड़ा फ्लेक्सिबल बोथ है, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा है कि आप अमेंड नहीं कर सकते, जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों का डिफाइन नहीं किया गया होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम के तहत, मतलब कभी भी कुछ भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और वो अमेंड नहीं होगा। जिससे कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करता है, तो जुडिशरी क्या करता है, वो रिव्यू करता है। तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो जो लॉ बना है वो नल एंड वॉइड कर देगा। तो हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन किसने लाया था, ये केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, ठीक है। ये याद रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन से मतलब केस में डिफाइन किया गया है, तो वो केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया गया है। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट भी बहुत सारे प्रोसीजर होता है। देखो, कोई भी मतलब लॉ पास करना हो या फिर इम्प्लीमेंट करना हो या फिर अमेंड करना हो तो उसमें प्रोसीजर रहता है। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट, बिल को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होता। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। तो मिनिस्टर भी वो बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट मेंबर को लगता है कि कोई भी बिल, कोई भी लॉ आना जरूरी है इन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो प्राइवेट मेंबर भी बिल को ला सकता है, ठीक है। एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करके राज्यसभा में लाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया तो राज्यसभा से पास करके फिर लोकसभा में आएगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। वो स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी होता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ
of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the member of the हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होना पड़ेगा और वोटिंग भी करना पड़ेगा। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी है उसका डेफिनेशन है। तो आप लोगों को प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रख के समझो कंसेप्ट को क्या कह रहा है, ठीक है। तो ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, तो हर एक हाउस सेपरेटली पास करना होगा। ऐसा होता है कि मानी बिल में सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है। उसमें कोई राज्यसभा का मतलब ज़्यादा पावर नहीं कि वो रोक सके, ठीक है। तो मानी बिल में ऐसा है। तो ईच जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसमें क्या होता है कि दोनों हाउस से सेपरेटली पास होना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट बनता है दोनों हाउस में, तो क्या होता है कि देयर इज नो प्रोविजंस फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पज ऑफ डिलिबरलाइजेशन एंड पासेज ऑफ द बिल। अगर कोई भी मतलब डिसएग्रीमेंट बनता है दोनों हाउसेस में तो वो जॉइंट सिटिंग के लिए नहीं जाएगा। जॉइंट सिटिंग के लिए एक ही मतलब जाएगा जो ऑर्डिनरी लॉ होता है उस पर। अगर दोनों हाउसेस में अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट बनता है तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाता है। और जॉइंट सिटिंग कौन होल्ड करता है? वो स्पीकर होल्ड करता है, ठीक है, याद रखना। इफ द बिल seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by a special simple majority। अगर कोई भी लॉ आ रहा है, ठीक है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें अगर फेडरल प्रोविजन का कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है तो स्टेट का भी सिंपल मेजोरिटी का रेटिफाइड होना जरूरी है। दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगर 50 स्टेट है तो उसमें से 25 स्टेट का हाफ भरना जरूरी है, 25 स्टेट का यस देना जरूरी है अगर कोई भी फेडरल प्रोविजन का अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट को जो बिल है उस पर असेंट देना ही होगा। अगर ही कैन नाइदर विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो कभी भी मतलब ना नहीं कर सकता, वो उसको प्रेसिडेंट को देना ही होगा असेंट, ठीक है। ये है अमेंडमेंट का प्रोसीजर। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम देख, हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया? यूके से, ब्रिटेन से, ठीक है। यूएसए में कौन से गवर्नमेंट है, किस सिस्टम का गवर्नमेंट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट। आर्टिकल 74, आर्टिकल्स ध्यान में रखना और हाँ माइंड में रखना कि कभी भी कोई भी आर्टिकल पूछ रहा है तो उस आर्टिकल के रिलेटेड कौन से प्रोविजंस है वो दिमाग में रखना, ठीक है। आर्टिकल 74 and 75 deal with the parliamentary system at the center। ये आर्टिकल 74 and 75 किससे डील करता है? पार्लियामेंट सिस्टम एट द सेंटर, ठीक है। एंड आर्टिकल 163 and 164 इन द स्टेट, ये याद रखना। आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशंस, compositions, ड्यूरेशंस, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल में आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 इन पार्ट 5, पार्ट 5 कौन से किस आर्टिकल में आता है ये भी याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 79 से 122 उसमें क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोजिशंस, ड्यूरेशंस, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन व्हिच द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहता है किसके प्रति? लेजिस्लेचर्स के प्रति, ठीक है, उसके पॉलिसीज एंड एक्ट्स पे, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड इज वन इन which the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर मतलब एग्जीक्यूटिव अपने जो पॉलिसीज एंड एक्ट्स हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर पे, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंशियल में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एंड द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो नोन एज, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, एज नॉन रेस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट, हम लोगों का इंडिया का प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। एक्चुअल में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है। दस द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट पर्सन, इंडिया के फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। ठीक है, वो फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का। व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका भी हेड होता है। ठीक है, मिलिट्री जो है उसके भी हेड होता है, वो याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी है उसका हेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी देखो, जो पार्लियामेंट है हम लोगों का, उसका 3 डिपार्टमेंट होता है और 3 ऑर्गन होता है। 3 डिपार्टमेंट क्या होगा, पार्लियामेंट किस किस से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों मिलके पार्लियामेंट बनता है। ये पार्लियामेंट के डिपार्टमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और ऑर्गन क्या क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव में बिल पास होता है, लॉ बनता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशियरी क्या करता है, वो लॉ मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर नहीं, फिर फेडरल फीचर्स को वायलेट कर रहा है या फिर नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या फिर नहीं, वो रिव्यू करता है। ठीक है, आर्टिकल 13। ठीक है, ये याद रखना। जुडिशरी क्या करता है, रिव्यू करता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है और लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में 2 एग्जीक्यूटिव आता है, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो एमएलए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें रहता है एमएलए, एमपी, वो लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, आईएएस लोग होता है जो सेक्रेटेरिएट में होता है। ठीक है, एक्चुअली में जो लॉ आ रहा है वो आईएएस लोग ही बनाता है, जो सेक्रेटेरिएट में है वो लोग ही लॉ बनाता है। फिर ये एमपी एमएलए लोग वो हाउस में लाता है उसको, फिर बिल बनता है, फिर उसको एक्ट बनता है। ठीक है, और एक ध्यान रखना, 8 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर्स है, ये याद रखना, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रोल। नॉमिनल कौन होता है और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, नॉमिनल होता है प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रोल, जो पार्टी मेजोरिटी लाता है वो ही रूल करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस एंड सेक्रेसी। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस मतलब लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा। लोकसभा हमेशा डिसोल्व हो जाता है प्राय, अगर लोकसभा का ड्यूरेशन क्या रहता है, 5 साल, 5 साल के पहले भी डिसोल्यूशन हो सकता है। उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, लोकसभा के जो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोग क्या करेगा, वो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है, ठीक है, तो वो लोकसभा में जो पार्टी रूल कर रहा है वो डिसॉल्व हो जाए, फिर फ्रेश इलेक्शन होगा। ठीक है, सीक्रेसी जो प्रेसिडेंट होल्ड करता है। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पार्लियामेंट of India consists of 3 parts: Vice President, Council of State and House of the People। ये याद रखना कि पार्लियामेंट के कौन से 3 पार्ट है, एक होता है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। प्रेसिडेंट कोई भी हाउस का वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, मेंबर नहीं होता ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट
sit in the parliament to attend its meeting. He is an integral part of the parliament. President पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होता है, वो मेंबर नहीं होता और वो बैठते भी नहीं है पार्लियामेंट में। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना था और कितना है? पहले 250 था, आउट ऑफ 250 238 आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। 250 में से 238 क्या करते हैं? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट एंड यूटीज को, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 लोग जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। अभी क्या होगा? 245 मेंबर है, उसमें से 229 मेंबर रिप्रेजेंट होता है इनडायरेक्टली, और 4 मेंबर 229 मेंबर फ्रॉम द स्टेट एंड 4 मेंबर कहाँ से? यूटी से, और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 552 पहले जब था। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर टू बी representative of the state and 20 member are to be the representatives of the union territories। 20 member कहाँ से है? यूटीज है, यूटीज को रिप्रेजेंट करता है उसमें, और 552 में से 530 को स्टेट से रिप्रेजेंट करता है और 20 यूटीज से, और 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एट प्रेजेंट 545 मेंबर है और उसमें से 530 मेंबर रिप्रेजेंट करता है स्टेट से, और 13 मेंबर्स रिप्रेजेंट करता है कहाँ से? यूटीज से, एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? 2 को नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन मेंबर से, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, अभी वो हटा दिया गया, वो अभी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना है? द राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, उसका डिसोल्यूशन नहीं है, लेकिन इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर क्या करते हैं? वो रिटायर हो जाता है इसमें से, ठीक है। लेकिन इसमें से राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन उसमें से हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर हो जाता है। लेकिन लोकसभा क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 ईयर्स। लोकसभा का नॉर्मल टाइम कितना होता है? 5 साल होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, आफ्टर व्हिच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। आफ्टर 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। हाउएवर the president is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time even before the completions of 5 years and this cannot be challenged in the court of law। अगर प्रेसिडेंट को लगता है और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट को बोलता है कि जो लोकसभा में पार्टी है उसको डिसॉल्व करना है, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। वो जो लॉ है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ठीक है, याद रखना। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट बी, जो पार्लियामेंट के मेंबर है, एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। जो एमपीज है वो नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। इन द केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के केस में मिनिमम 30 ईयर्स चाहिए आपको, ठीक है, और लोकसभा में 25 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। तो ये एज का जो फैक्टर है वो याद रखना कि लोकसभा में कितना है और राज्यसभा में कितना है। राज्यसभा में है 30 ईयर्स और लोकसभा में है 25 ईयर्स मिनिमम। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जो डिस्क्वालिफिकेशन से कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है? अगर मान लो कोई भी मतलब गलत कर रहा है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है? वो अंडर 10th शेड्यूल, जो अंडर शेड्यूल है, शेड्यूल कितने शेड्यूल है, आप अगर किसी को मतलब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है। तो 10th शेड्यूल में क्या दिया गया है? डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? अगर मान लो कोई भी एमपीज किसी भी पार्टी से इलेक्शन जीत के फिर वो क्या करते हैं, दूसरा पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। अगर इनकेपेसिटी हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। इज द डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। वो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन
ऑफ द राज्यसभा इन केस ऑफ राज्यसभा, और स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन वो डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन में, एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट का कोई मतलब रूल नहीं है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में, राज्यसभा में चेयरमैन है और लोकसभा में स्पीकर है, ये याद रखना। इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट ruled that the decision of the chairman or speaker is the in this regard is subject to judicial review। तो 1992 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी डिसीजन हो चेयरमैन और स्पीकर की तो वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पर्सन मान लो दोनों हाउस में वो इलेक्शन जीता है, ठीक है, मानो वो राज्यसभा से फिर लोकसभा में इलेक्शन जीता है, तो वो ही मस्ट बी इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व। तो मान लो आप दोनों हाउस में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको दोनों में से एक में जाना होगा और एक को छोड़ना होगा, ठीक है। इन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होता है, इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट इन द राज्यसभा बिकम वेकेंट। तो इन डिफॉल्ट क्या होता है, आपका जो राज्यसभा में सीट है वो वैकेंट हो जाता है और आपका जो लोकसभा में सीट है उसमें आप सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ए हाउस कैन डिक्लेयर द सीट of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days। ये याद रखना कि कोई भी मेंबर हो अगर 60 डेज में कोई भी किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर रहा कि कहाँ है, क्यों एब्सेंट हो रहा है, ठीक है, और एब्सेंट होने का भी तो परमिशन चाहिए होगा ना, तो वो भी परमिशन नहीं है, तो अगर 60 डेज लैप्स हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई, उसका जो सीट होता है वो वैकेंट हो जाता है, ठीक है। ए मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ राज्यसभा। अगर कोई भी मेंबर रिजाइन करना चाहता है तो वो अगर राज्यसभा से है तो वो क्या करेगा, चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा, और लोकसभा से है तो स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर टेलीग्राम में पूछो। आपको बहुत सारे अगर कोई भी डाउट हो, अगर हम लोगों के साइड से ज़्यादा मतलब हेल्प करने का या फिर डाउट क्लियर करने का रहेगा, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है, जो स्पीकर है इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन होगा इन केस ऑफ राज्यसभा। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हर हाउस में ही उनका खुद का प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा। देयर इज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन फॉर द राज्यसभा। ये जो चेयरमैन होता है ये कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये याद रखना। और ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम का काम क्या होता है कि प्रेसिडेंट जब कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत के आता है लोकसभा में तो उनके जो प्रेसिडेंट एक मेंबर को, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कोई भी मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर को लोकसभा का, जो स्पीकर प्रोटेम होता है। स्पीकर प्रोटेम का काम मेनली क्या काम होता है, हिज मेन ड्यूटी इज to administer oath to the new members। He also enables the house to elect the new speaker। उनका जो मेंबर जो ओथ का ड्यूटी है वो मेन ड्यूटी होता है, और जो न्यू स्पीकर होता है उनको इलेक्ट करना और उनका ओथ टेकिंग करना उनका काम होता है, मेन ड्यूटी होता है। जब वो स्पीकर न्यू स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो उनका जो स्पीकर प्रोटेम होता है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, वो सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे और ध्यान से अगर समझ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि पॉलिटी उतना हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली सोच के पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है भी, या फिर आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। और पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस बनता है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसमें से आएगा, ये तो है ही, लेकिन आप लोगों को भी
पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर एग्ज़ाम में जाके देखेंगे कि हाँ ये तो था पीडीएफ में या फिर वीडियो लेक्चर्स में, मुझे तो आता था लेकिन मैं पढ़ाई नहीं किया, वो रिग्रेट लास्ट में होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट रीड तो करो, रट्टा नहीं मत मारना, रीड करके अच्छे तरीके से समझ लो तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो पार्लियामेंट में नेक्स्ट चलते हैं, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट में दो डिवाइस होता है, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर कौन सा आवर होता है? फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन आवर जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर से ही स्टार्ट होता है जो, और जीरो आवर कौन सा आवर रहता है? आफ्टर क्वेश्चन आवर द जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। जब क्वेश्चन आवर खत्म होता है तब जीरो आवर होता है, एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। आफ्टर क्वेश्चन आवर जीरो आवर स्टार्ट होता है जब तक वो जो डे का एजेंडा है वो जब तक स्टार्ट नहीं होता, जब तक ले नहीं लेता तब तक जीरो आवर चलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट, हम लोगों का जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5। तो ये पार्ट याद रखना कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल में आता है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आर्टिकल पार्ट 5 में वो कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, उसमें से भी तो है ना, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये याद रखना कि यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस से कंसिस्ट होता है, बनता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, बट by the member of electoral college consisting of the elected member of both the house of parliament, the elected member of both the legislative assembly of the state and the elected member of the legislative assembly of the union territories of Delhi and Puducherry। अभी जो ये थर्ड नंबर पॉइंट है, ये याद रखना कि सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका इलेक्टेड मेंबर ही वो इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरीके से रीड करना और समझना। ठीक है, इसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन किसका पार्टिसिपेशन नहीं रहता? राज्यसभा का। ठीक है, लेकिन स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेशन रहता है, याद रखना। द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सेक्रेट बैलेट। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो उसका सिस्टम कैसा रहता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होता है, ठीक है, और उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब हम बाद में समझेंगे, तो सिर्फ आप लोगों को अभी इसको ध्यान में रखना है, और इसका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस का सिस्टम वो आप लोगों को याद रखना है। बाकी इसका मतलब हम अच्छी तरीके से बाद में समझेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट का चैप्टर डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रेसिडेंट का टर्म कितना रहता है? प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल रहता है। उससे पहले भी प्रेसिडेंट हटा भी सकता है, उसका प्रोसीजर इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। और इम्पीचमेंट कैसे होता है? अगर कोई भी प्रेसिडेंट मतलब इनकेपेसिटी मिसबिहेवियर या फिर कोई भी वायोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको इम्पीचमेंट, आप लोगों को जो मैं आर्टिकल्स दिया हो ना उसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है आर्टिकल 52 से 78 में उनका है। प्रेसिडेंट के रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है वो सब इसमें है। आप लोग प्लीज़ जाइए, फर्स्ट क्लास का जो आर्टिकल्स है उसमें है। ठीक है, और ओथ, प्रेसिडेंट का ओथ कौन टेक करता है? एडमिनिस्ट्रेड बाय द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं मतलब सब अच्छी तरीके से रीड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के फिर ये सारे कंटेंट बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को
ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद में रहे और आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो ओथ है तो कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ना हो तो इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होगा तो वो ओथ टेक करेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। द वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस जो वैकेंट होता है, कैसे वैकेंट हो सकता है, ठीक है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है। बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है तो प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा और वो जो सीट है वो प्रेसिडेंट का वो वैकेंट हो जाएगा। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस इम्पीचमेंट का प्रोसीजर अगर लाता है तो प्रेसिडेंट का जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा। बाय हिज डेथ, अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो। अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन चल रहा है उसको अगर कोई भी रीजन के तहत अगर उनका डिस्क्वालिफाइड बन जाता है या फिर इलेक्शन जो हुआ है वो वॉइड हो गया तो वो प्रेसिडेंट का जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस है या प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट कैसे हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है तो कौन वो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो होल्ड करेगा, ये भी तो क्वेश्चंस है ना कि कौन हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट का काम है वो करेगा। तो जो प्रेसिडेंट का जो ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट का देखो, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट अगर आता है तो अगर प्रेसिडेंट है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो प्रेसिडेंट ही होगा, 90% प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। 90% तो बहुत ही कम हो जाता है, 99% प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, the chief elections commissioner and the other election commissioner, the chairman and the member of the union public service commissions, the governor of a state, the chairman and the member of the finance commission and so on, मतलब 99% से भी ज़्यादा जो है वो प्रेसिडेंट का ही अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का पावर जो प्रेसिडेंट के पास ही होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मतलब वो इलेक्शन के बाद वही तो अपॉइंट होता है। तो अगर इलेक्शन के बाद कोई भी मेजोरिटी पार्टी अगर मतलब कोई भी मेजोरिटी नहीं ला पा रहा है तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि कोई भी पार्टी का लीडर को वो प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और उनको कहेगा कि 30 दिन के अंदर वो जो मेजोरिटी है वो शो करे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, तो वो इसलिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और जो अदर मिनिस्टर्स होता है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, अगर कोई भी रीजन से जो न्यू प्रेसिडेंट होगा उसका कंडक्ट जो इलेक्शन होगा वो डिले हो रहा है तो द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, तो जो प्रेसिडेंट है अभी वही होल्ड करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम द चार्जेस। इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट, अगर ऑफिस वैकेंट हो जाता है बाय हिज रिजिग्नेशंस, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर कि 6 मंथ के अंदर अंदर तो वो इलेक्शन हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सच ए वैकेंसी, वैकेंसी होने के तुरंत बाद ही 6 मंथ के अंदर अंदर वो इलेक्शन हो जाना चाहिए। व्हेन अ वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर कोई भी वैकेंसी होता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जिस रेजिग्नेशन, रिमूवल हो, डेथ और अदरवाइज, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो वो वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो वाइस प्रेसिडेंट देखता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट ही माना जाता है, और जो भी पावर होता है प्रेसिडेंट का वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, ठीक है। जो भी प्रिविलेजेस है सब वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रिविलेजेस या फिर सैलरीज है वो उनको नहीं मिलता, ठीक है। उनको एक तरफ प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, ठीक है। फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, illness or any other cause, the vice president discharge his functions until the president resumes his office। अगर प्रेसिडेंट को मानो तबीयत खराब हो रहा है, कुछ मतलब कारण की वजह से प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर पा रहा अपना ऑफिस, तो वो वाइस प्रेसिडेंट उनका जो पावर है वो उनको पावर को लेके फिर वो प्रेसिडेंट बन के वो सब काम कर सकता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को पावर रहता है कि आप लोगों को तो पता ही है, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो हम लोग तो वाइस प्रेसिडेंट के पास ही जाएंगे ना। तो सबसे जो मेन ऑफिसर्स होता है वो अगर नहीं रहता तो उसका जूनियर जो होता है, उसका नीचे जो होता है, उन्हीं से अप्रूवल हम करा सकते हैं। तो इस तरीके से रूल है, ठीक है। इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट रहता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इफ हिज ऑफिस इज ऑल्सो वैकेंट, अगर चीफ जस्टिस का भी ऑफिस वैकेंट है तो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अवेलेबल। तो हर तरह की सुविधाएं दिया हुआ है कि ताकि कोई भी मतलब काम में दिक्कत ना आए, इसलिए कोई भी अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज है, कोई भी जज हो उस टाइम में जो अवेलेबल होगा उनको इस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा किया जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखो ज़्यादा लोड मत लो, थोड़ा थोड़ा करके समझो। एक चीज़ याद रखना कि आज 5 घंटा पढ़ लिया, कल 2 घंटा किया, फिर अगले दिन 1 घंटा की, ऐसे मत करना। अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखो प्रिपरेशन में, रोज कंसिस्टेंसी 2 घंटा या 3 घंटा कंसिस्टेंसी अपने स्टडीज़ को दो। जब स्टडीज़ कर रहे हो तो सारे जो सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी काम हो उसको साइड में रखो, डेडिकेटेड अपने प्रिपरेशन को दो, ठीक है। इस तरह से अपना जो काम है वो प्रोडक्टिव निकलेगा। नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा कुछ और काम कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्टिव है वो नहीं निकलेगा। 2 घंटा पढ़ो, अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली पढ़ो, ठीक है। चलो, और माइंड को शांत रहो। ऐसा नहीं कि माइंड में बहुत कुछ अलग इधर उधर का बातें चल रहा है, फिर पढ़ाई कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ और, ठीक है। ऐसा मत करो, पूरा फोकस्ड प्रिपरेशन में रहो। अभी ये काम करोगे तो 2-3 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप लोगों ने क्या अचीव क्या सीखा लाइफ में से, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना है, ताकि जो भी कभी भी मुश्किल में हो तो आप उनको हेल्प करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पावर और फंक्शंस क्या क्या होता है? एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर, एक होता है लेजिस्लेटिव पावर, एक फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक भी पावर होता है, ठीक है, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में आता है, प्रेसिडेंट रूल आता है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट कैन समन, ठीक है, प्रोग्यू, हाँ। तो ये सारे प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट में है उसको समन कर सकता है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो चीज़ है ना वो मैं एमसीक्यूज में कवर कर दूँगा, आप लोगों को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा, उनसे आप एमसीक्यूज से ही सीख लोगे, ठीक है। उतना डिटेल में अगर करने जाओगे तो मैं लास्ट क्लास में बोला था ना कि 15 या 20 क्लासेस लग जाएगा पूरा डिटेल में करने जाओ, ठीक है। तो उतना डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग को जैसे हम लोगों को क्लियर करना है एग्ज़ाम, उसी तरह हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। देखो अभी कोई भी फाइनेंशियल पावर हो, प्रेसिडेंट के पास है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मानो स्टेट में डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, कोई भी डिजास्टर या फ्लड हो, ठीक है, तो अर्थक्वेक हो, तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्टीजेंसी फंड हो तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट को। स्टेट के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है
अगर स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ रहा है तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है कि स्टेट को प्रोवाइड करे फाइनेंशियल जो मानी है। जुडिशियल पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास पार्डोनिंग पावर होता है, उसी तरह प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर होता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हेड होता है प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक जो सर्वेंट होता है उनका हेड होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। ठीक है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर होता है। कोई भी बिल मानो आ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है क्वालिफाइड वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। 4 तरह की वीटो होता है, लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो है, वो है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। अभी के लिए फिलहाल इसको याद रखो, इसका डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसका इतना डिटेल में पूछता नहीं है, तो उतना आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर होते हैं। अगर मान लो कोई भी पार्लियामेंट में the article 123 of the constitution empowers the president to promulgate ordinance during the recess of parliament। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ऑर्डिनेंस पावर, तो वो कोई भी अगर बिल लाना हो, अगर कोई लॉ लाना हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। जब ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, तो अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है तो विद इन 6 वीक्स, पार्लियामेंट सेशन आने के बाद विद इन 6 वीक वो जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेजेंट करना पड़ता है हाउस में, ताकि वो जो ऑर्डिनेंस वो परमानेंट हो जाए। ठीक है, ही कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशंस और व्हेन आइदर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। कोई भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से कोई भी अगर सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस मेकिंग कर सकता है। ठीक है, इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस इट बिकम एक्ट। अगर ऑर्डिनेंस को दोनों हाउस ने अप्रूव किया तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, और वो कब होता है? विद इन 6 वीक के अंदर वो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में। If Parliament takes no actions at all, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the assembly of the Parliament। पार्लियामेंट के 6 वीक के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखना। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में आता है। और क्या क्या पार्डनिंग पावर होता है? पार्डनिंग पावर, पार्डन, कम्यूटेशंस, रिमिशंस, रेस्पाइट, रेप्राइव। ठीक है, ये याद रखना कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 72। फर्स्ट पार्डन में क्या होता है कि इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शंस एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व्स, ठीक है, द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कोई भी पनिशमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो अगर प्रेसिडेंट पार्डन करता है तो वो कंप्लीट पार्डन हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। कम्यूटेशन में क्या होता है? इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर। अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, कैपिटल पनिशमेंट मिला है तो आपको 10 साल के इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। तो इसी तरह मतलब कोई भी अगर हार्ड पनिशमेंट हो उसको लाइटर फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट which in turn may be commuted to a simple imprisonment। ये याद रखना। ठीक है, इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से याद रखना। रिमिशन में क्या होता है? इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। इसका मतलब रिमिशन में क्या होता है? अगर आपको मतलब जो पीरियड होता है वो उसको रिड्यूस किया जाता है, लेकिन उसका कैरेक्टर जो होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे मान लो 10 साल का आपको इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, आपको 2 साल रिड्यूस किया गया है। ठीक है, इसका कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, उसका टाइम जो पीरियड होता है वो रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ए सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी रिमिटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। रेस्पाइट, इट डिनोट्स awarding a lesser sentence in place of one originally
awarded due to some special fact such as a physical disability of a convict or the pregnancy of woman offender। ठीक है, तो मान लो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी हो, किसी को अगर कोई भी मतलब सेंटेंस मिला, कोई भी मतलब पनिशमेंट मिला, तो उसका जो पनिशमेंट है, उसका जो सेंटेंस वो थोड़ा कम किया जाएगा ताकि उनको दिक्कत ना आए, उनका जो सिचुएशन है उसके वजह से, मतलब जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट और प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। ठीक है, रिप्राइव में क्या होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutations from the president। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका मतलब रिप्राइव का मतलब अगर कोई किसी को सेंटेंस का मतलब अगर इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्पोररी पीरियड, इट्स पर्पज इज टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन। अगर मतलब किसी को मतलब पनिशमेंट मिला है तो उसके पास उनको टाइम दिया जाएगा वो पार्डन के लिए। ठीक है, वो अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो प्रूव करने के लिए उसको मतलब टाइम दिया जाएगा तो वो गिल्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का सीट आता है। वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इस इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर रहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होता है तब इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों रहता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के टाइम में नॉमिनेटेड नहीं होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर है वो नहीं पार्टिसिपेट करता है। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेता है, वो प्रेसिडेंट लेता है, और सम पर्सन्स अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑफ हिम। ठीक है, ही एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो का मतलब मैं ब्रैकेट में दे दिया ऑटोमेटिकली, वो जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा के। ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होता है। ठीक है, ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ऑकर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। ये बात हम प्रेसिडेंट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आर्टिकल 75 सेज ओनली दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट। आर्टिकल 75 में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो जो लीडर मेजोरिटी पार्टी है उन लोकसभा के, उनका जो लीडर है उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी। अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी ला नहीं सकता लोकसभा में तो द देन प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशंस इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो अपना जो डिस्क्रिशन पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके फिर वो प्राइम मिनिस्टर को कहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आप आपका जो मेजोरिटी है वो शो करो और जो गवर्नमेंट है उसको ले लो। ठीक है, जो ये फर्स्ट टाइम 1979 में हुआ था। ठीक है, आपको पढ़ने से समझ में आ जाए। जब नीलम संजीवा रेड्डी था प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट किया था चरण सिंह को कोalition लीडर। ठीक है, उसके बाद एक जनता गवर्नमेंट में भी हुआ था। फिर इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुआ था। इंदिरा गांधी जब असोसिनेटेड हुआ था 1984 में, प्रेसिडेंट जियाल सिंह ने
राजीव गांधी को प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक है। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर टर्म फिक्स नहीं होता, वो प्रेसिडेंट का प्लेजर पे ही होल्ड करता है अपना ऑफिस, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में आता है कि द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 75 में डील विद द अपॉइंट, टेन्योर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 में एंड आर्टिकल 75 में क्या क्या आता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक चीज़ याद रखना कि कोई भी काउंसिल हो तो उसका हेड कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे मान लो नीति आयोग, ठीक है, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट हो उसका भी हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा के सिर्फ 50% लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकता है। और ये प्रोविजन कब लाया गया, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था, ठीक है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही लोग अपना जो ऑफिस होता है वो होल्ड करता है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किस पे है, लोकसभा में है। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू अ मिनिस्टर, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। गवर्नर लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है वो आर्टिकल 153 टू 167 में एंड पार्ट 6 में आता है, ठीक है। जैसे मान लो सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, वो स्टेट में गवर्नर होता है। जैसे मान लो स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन स्टेट में सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन स्टेट में वाइस गवर्नर नहीं होता। यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ है कि सेम पर्सन 2 या फिर उस मोर स्टेट में गवर्नर बन सकता है। एक ही आदमी 2 या मोर स्टेट में गवर्नर बन सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नमेंट को, उनका इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। और गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज होना जरूरी है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होता। और ओथ जो गवर्नर टेक करता है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट अवेलेबल, ठीक है। एक गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल उनका टेन्योर होता है जब से वो होल्ड करते हैं अपना ऑफिस। हाउएवर द टर्म 5 ईयर इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्दर ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर रेजिग्नेशन लेटर देता है तो वो प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन लेटर देके फिर रिजाइन कर सकता है, ठीक है। ये अपॉइंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखो, चीफ मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी, तो गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। गवर्नर के पास भी डिस्क्रिप्शन पावर होता है। अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं ला सकता तो वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन ऑफ द एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है, ये याद रखना। ही एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एंड वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। वो जो गवर्नर होता है वो चांसलर और वाइस चांसलर दोनों बन सकता है स्टेट का, ठीक है, वो होता ही है। चलो अब इतना तक सब इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, और आपको लगता है कि कुछ पार्ट नहीं कवर किया तो वो आप बोल दीजिएगा, मैं कवर कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से इतना तक बहुत ही सफिशिएंट है आप लोगों का। अगर आप अच्छी तरीके से ढंग से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो इसमें से ही आप लोगों को क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। और जो भी एमसीक्यूज है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करो, उससे रिलेटेड टॉपिक को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ो, और आपको
ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो तो आप लोगों को सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट है पॉलिटी के लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत है ना, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं करना कि आप उसमें से भी मतलब 100 में 100 क्वेश्चंस, ऐसा मत करना कि 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 10 क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल रहा है। 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करो, ताकि उसमें से 15-20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखने को मिले, ठीक है, टॉपिक रिलेटेड। तो चलिए MCQ शुरू करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के जो ऑफिस है वो होल्ड करने के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए होता है? 25 ईयर्स, ठीक है। तो हाउ मेनी लोकसभा मेंबर रिप्रेजेंट असम इन द इंडियन पार्लियामेंट? तो जो इंडियन पार्लियामेंट में है, तो असम से कितना सीटें हैं, कितना मेंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, बताइए जल्दी। ये तो बहुत आसान सा है, और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। 14 ऑप्शंस बी। Which among the following acts incorporated 11th fundamental duty in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फंडामेंटल ड्यूटी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था? 86 अमेंडमेंट एक्ट। हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा प्रायर टू कंप्लीशन इट्स टेन्योर? तो आंसर बताइए जल्दी जल्दी। लोकसभा अपने जो 5 साल है उससे पहले अगर डिजोल्व होता है, किसके पास ज़्यादा पावर होता है, कौन डिजोल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर? कौन सा होगा? ऑप्शंस ए, प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि काउंसिल मिनिस्टर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है, प्रेसिडेंट को बोलता है, तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। फिर हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है मनी बिल और नॉट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से मॉडल पे बेस्ड है? इस PDF का फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में है इसका वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय? जब जॉइंट सेशन होता है तो कौन चेयर करता है? बहुत ही इजी है टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कौन चेयर करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। A house of the state legislatures can declare the seat of a member vacant if he absent himself from its all meetings for a period of how many days? कितने दिन में, कितने दिन एब्सेंट होने से उनका जो सीट है वो वैकेंट हो जाता है, बताइए जल्दी। 60 days। आज की क्लास के ही क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए था 60 days। हु हैज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? कौन वुमेन है जो फर्स्ट गवर्नर बना स्टेट का? अगर आप हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों का इजी हो जाएगा। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, दोनों का बायस है, ठीक है। तो ये सरोजिनी नायडू, ऑप्शंस ए। लास्ट क्वेश्चन, और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है, और 10 क्वेश्चन है वो MCQ है, वो आप लोगों को करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है जो इंडियन फेडरेशन का स्कीम है? इंडियन फेडरेशन, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी, ये थोड़ा टफ है लेकिन इजी भी है, अगर आप लास्ट 2 क्लास कर चुके होंगे तो ये आपके लिए इजी है। कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन फेडरेशन बोरो किया गया है? नहीं पता
तो वो कनाडा, कनाडा फेडरेशन, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करना है। तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं, और आई होप आपको समझ में आया मेरा सेशन। और अगर आपको समझ में आया, आप अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो प्रिपरेशन करो उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेंशन फ्री प्रिपरेशन करो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन वो प्रोडक्टिव निकले और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए यहाँ रखते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहता है, तो खुद पे बिलीव रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, खुद का कदमों में विश्वास रखिए, ताकि आपका डेस्टिनेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। हैव अ नाइस डे। इसका PDF मैं वो टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए।